अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर तमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी। और जनाब, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स हमारा जारी है और साइंस की किताब है, चैप्टर नंबर 9 है और इसका लेक्चर नंबर 3 है जी। इससे पहले पिछले चैप्टर में हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था अपना काम। अभी तीसरा लेक्चर है, में भी हो सकता है कि इसका एक आध लेक्चर और बने, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर लेक्चर कंप्लीट भी हो और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें मिक्स ना हो और बच्चों के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट हों लेकिन कंप्लीट हों, क्लियर हों, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब, हमारे पास पेज नंबर 118 पर क्या है। देखें जी, यहाँ पर इससे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो थी, या लॉन्गिट्यूडनल वट एवर यू कॉल इट, इसमें आपको ये पता चला कि जनाब ये आपके सामने स्प्रिंग है और इस तरीके से इसको खींचा जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ हालतें हैं इसकी, बहुत ज़्यादा। ये देखें, इसमें अब आपको इसके अंदर वेव्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये किताब तो ग्रे स्केल में तो ज़्यादा अच्छे से आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपकी जो किताब कलर में है तो डेफिनेटली उसमें आपको बेहतर नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि जहाँ पे सेकंड पिक्चर है, इसमें बच्चे का जो हाथ है यहाँ पर ये खींच रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो कॉइल है उसके बीच में फासला ज़्यादा है और यहाँ पर आपको ये आपस में मिले हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ मिले हुए नज़र आ रहे हैं। ये इन्होंने सर्कल किए हुए जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिली हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं जनाब? ये इससे पहले भी मैं एग्जांपल आपको स्लिंकी स्प्रिंग की दे चुका हूँ और मैं अगेन कोशिश करता हूँ कि स्लिंकी स्प्रिंग के बारे में आपको बताया जाए। ये इस तरह का स्प्रिंग है जो अक्सर बच्चे उससे खेलते भी हैं और हम लोग फ़िज़िक्स में इससे बहुत से अपैरेटस बनाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया भी था, इससे 2 अपैरेटस बने हुए थे। ये तो एक अलग चीज़ है। अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कितनी फॉर्म्स बन सकती हैं वेव्स की। देखें, बड़ी सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। अभी मेरे पास कोई एग्जांपल या कोई ऐसा पैरेटस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दिया जाए। कोई ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जब एक स्प्रिंग को आप खींचेंगे ना तो क्या होगा कि उसकी कॉइल जो होगी ना वो खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी और खींचने से ये होगा कि उसका जो कंप्रेशन है और उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन मींस कि आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वेयर है जब हम उसको खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और उसकी जो कंप्रेशन है वो डीकम्प्रेशन में जा रही है, यानी कि कंप्रेशन का तो प्रोसेस नहीं हो रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा, बल्कि वो उसके उलट हो रहा है, डीकम्प्रेस हो रहा है। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से बड़ी आसान हो गई। अब जब एक स्प्रिंग को प्रेस किया जा रहा है तो उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी चीज़ को प्रेस किया जाता है तो वो प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। वेयर एज जब एक चीज़ को खींचा जाता है तो उसका प्रेशर कम होता है और उसके अंदर उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जिस तरीके से आप ये एग्जांपल्स देखें तो आपको नज़र आएंगी कि जहाँ जहाँ ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है वहाँ पर इसके जो टर्न्स हैं वो खुल रहे हैं, उनके दरमियान फासला बढ़ रहा है और यहाँ पर ये चीज़ आपस में कंप्रेस हुई हुई है। जहाँ जहाँ वहाँ पर इसके कॉइल्स ये आपस में जुड़ रहे हैं, उनका फासला कम हो रहा है, वो आपस में एक साथ आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कि दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। ये तो खैर बहुत आसान सी है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं वेव की जो डायरेक्शन होती है, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके पैरेलल होते हैं। और इस तरह की जो वेव होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें 2 तरह की चीज़ें, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जो मैं भी आपको समझा चुका हूँ।
मेरे ख्याल से अब ये कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा, आसान है समझना इसको कि इसमें कंप्रेशन क्या और रेयरफेक्शन क्या है। देखें जी, यहाँ पर ये जो चीज़ आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं आपस में जुड़ी भी है। स्प्रिंग जो है वो दबाव का शिकार है, उसको दबाया गया है जिससे उसके जो कॉइल्स हैं वो आपस में यकजा हो गए हैं। तो ये इसकी जो स्टेट है ये कंप्रेशन कहलाएगी। इसमें इसका जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जहाँ पे स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है आप देख सकते हैं वहाँ इसकी जो कॉइल या टर्न्स है ना स्प्रिंग के, इनमें फासला पैदा हो रहा है। तो ये बेसिकली रेयरफेक्शंस हैं। और एक स्प्रिंग के अंदर एट अ टाइम ये दोनों हालतें भी हो सकती हैं कि उसके कुछ कॉइल्स के अंदर रेयरफेक्शन वाली सूरत हाल होती है और कुछ जगहों पे कंप्रेशन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम हालतों में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से स्प्रिंग को पकड़कर और यहाँ से खींचा गया है, और इधर से ये जो कॉइल है इसकी आपस में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये रेयरफेक्शन है। वेयर एज ये कंप्रेस्ड है और ये रेयरफेक्शंस हैं कि जहाँ पर ये तमाम के तमाम कॉइल जो है ना इनमें फासला है। तो ये आपके कहलाते हैं रेयरफेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। सो ये चीज़ है जनाब। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस यकीनन आपको समझ आ गए हैं। इसकी बड़ा जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नीचे एक और शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक स्प्रिंग है, ये आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसके अंदर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हुआ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी जो कॉइल है वो कंप्रेस हुई हुई है, और कंप्रेस होने से क्या हो रहा है कि इसकी जो कॉइल के टर्न्स हैं वो एक दूसरे के करीब हैं क्योंकि उन पर दबाव है, और यहाँ पर उन पर से दबाव रिलीज़ हुआ है और वो लेफ़्ट और राइट की तरफ जो है ना वो ज़्यादा गए हैं, जिसकी वजह से उसमें रेयरफेक्शंस आ गए हैं। और रेयरफेक्शंस की वजह से जो स्प्रिंग है वो डीकम्प्रेस हो रहा है। फिर कंप्रेशन आपको नज़र आ रही है स्प्रिंग में, फिर डीकम्प्रेशन या रेयरफेक्शन नज़र आ रही है। तो ये मैं असल में कुछ टर्म्स इकट्ठी भी यूज़ करता हूँ जैसे डीकम्प्रेशन, क्योंकि कंप्रेस का मतलब है कि इस पर दबाव बढ़ रहा है, और डीकम्प्रेस का मतलब ये कि दबाव रिलीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, और हम उसे खींच रहे हैं, तो उसमें रेयरफेक्शन वाला इफेक्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि रेयरफेक्शन में डेंसिटी कम हो जाती है और डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाता है, और इसकी वजह से उसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे उसका वॉल्यूम कम होगा, और जितना उसे खींचेंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। ये एग्जांपल आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग की कॉइल है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग रखा हुआ है ना आपका, अगर इसको पूरे का पूरा इकट्ठा कर दिया जाए तो ये इतनी सी कॉइल बन जाएगी इसकी। तो ये यहाँ पर आपको रेयर फैक्शन का इफेक्ट नज़र आ रहा है, इधर से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला, और ये नीचे की तरफ इसका कंप्रेशन का इफेक्ट है क्योंकि स्प्रिंग आपस में कंप्रेस हुआ हुआ है और उसकी जो कॉइल है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो हमें कॉइल फील भी नहीं हो रही उसकी। सो ये चीज़ें हैं कुछ समझने वाली। अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 119, और इस पर उन्होंने कहा जी स्टॉप एंड चेक। देखते हैं जी, वन रेयरफेक्शन एंड वन कंप्रेशन फॉर्म वन लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैन यू टेल दैट हाउ मैनी वेव्स आर देयर इन दिस फिगर। तो खैर ये अब आपने वेव्स वगैरह काउंट करनी है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके तो उनको फिर ये जो है ना एक वीडियो की शक्ल दी जाएगी, और वो लाइव वीडियो होगा, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी मैं लूँगा। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसमें कितनी वेव्स हैं, और इससे पहले मैं वेव्स काउंट करना आपको बता चुका हूँ एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें एक रेयरफेक्शन और एक कंप्रेशन मिलके एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेस हुआ हुआ है। अगर ये कंप्रेस हुआ हुआ है तो फिर ये रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेस है, फिर रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेस है, एंड सो ऑन। चलिए जी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ क्रेस्ट और एम्पलीट्यूड के बारे में। सो अब ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, और एक साइकिल जो होता है वो एक वेव होती है, वेरी सिंपल। यानी लेंथ ऑफ वन वेव या साइकिल जो होती है ना इज इट्स वेव लेंथ। ये देखें ये दो, ये देखें यहाँ से वेव चली और ये इधर तक आई इसके एक्स एक्सिस के, ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ। फिर दूसरी वेव चली और ये,
तो इस वेव का जो क्रेस्ट है और इस वेव का जो क्रेस्ट है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये वेव लेंथ है। ये खैर आप लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम डू यू नो की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट होती है, जैसे सनलाइट है, इट डज नॉट, अच्छा अब मज़े की बात है कि जो लाइट होती है डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर उसे मटेरियल मीडियम चाहिए हो स्पेस में तो फिर वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी जो है वो हम तक आती है, कैसे आती है जनाब? बग़ैर किसी मीडियम के, और वो ज़ाहिर है कि बग़ैर मीडियम के आती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो मीडियम के साथ आती हैं उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो ये चीज़ें मैं इससे पहले करवा चुका हूँ, ये आसान है। तो मैं कुछ चीज़ें जो करवा चुका होता हूँ तो वो जब टॉपिक में आ जाती हैं तो डेफिनेटली आपको वो समझ आ जाती हैं। तो अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ जो इधर से स्टार्ट हुई है, और ये आप इसको ज़रा कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा जनाब। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब आते हैं जी ज़रा फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ अब मज़ीद समझ लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरह काम करती है। देखें, नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप यूँ समझ लें कि एक टाइम में या एक सेकंड में जो आपके पास एक गिवन टाइम होता है उसमें वो एक पॉइंट से जो गुजर रही होती है नंबर ऑफ वेव्स, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये एग्जांपल में एक चीज़ समझा देता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये अभी ज़रा फ्री हैंड आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा इसके अंदर, तो इसमें हो सकता है बहुत अच्छी वेव ना बने, क्योंकि मैं ऐसा जो ड्राइंग नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखें जी, ये एक वेव चलती है और ये वेव यहाँ तक स्टूडेंट्स आती है, तो ये एक वेव बन जाती है। उसके बाद जनाब मैं एक और कलर लेता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली अब जब ये चीज़ यहाँ से चल रही है और ये जा रही है तो ये दो वेव्स होगी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको समझ आ रही है। और इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसे वेवलेंथ कहते हैं। ये वाला जो टॉप पोर्शन होता है जिसे चढ़ाव कहते हैं, ये क्रेस्ट होता है, और यानी उतार चढ़ाव बहुत आसान है। और उतार जो होता है ना, जो नीचे वेव आ जाती है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ये टर्म्स मैं आपको करवा चुका हूँ। ये एक वेव आ गई, ये दूसरी वेव आ गई, हर वेव की शक्ल आपको समझ आ गई है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है देखें। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है समझना उसको, कि जनाब फ्रीक्वेंसी कैसे काम करेगी और क्या होगी। इसको अगर आप समझ लें तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अभी आपने जो एग्जांपल देखी उसमें मैंने दो वेव्स बनाई, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की। और वो जो नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही, बल्कि नीचे नहीं है, वो उसके सेंटर में से गुजर रही है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, टाइम लाइन है, वो हम उसे टाइम लाइन कहते हैं। तो उसको आप फ़र्ज़ कर लें कि वो टाइम जो है 1 सेकंड है। अब वो जो 1 सेकंड का टाइम है ना, उस 1 सेकंड के टाइम में कितनी वेव्स रिपीट हो रही हैं, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। 2 वेव्स हैं। ये अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देख लें, ये हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो टाइम है वो है 1 सेकंड का टाइम है जी, और इस 1 सेकंड में 2 वेव्स रिपीट हो रही हैं जी। अब स्टूडेंट्स 1 सेकंड में अगर 2 वेव्स रिपीट हो रही हैं तो उसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स विच आर रिपीटिंग इन यूनिट टाइम या इन 1 सेकंड कह लें। यूनिट टाइम ज़ाहिर है, अब मेरे पास यहाँ 1 सेकंड है, मैं 2 सेकंड बना सकता हूँ, तो फिर 2 सेकंड में 2 वेव्स रिपीट हो रही हैं, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ज़ाहिर है आपने नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम करना है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स 2 हैं और इसका फार्मूला वही बनेगा डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ये अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितनी वेव्स पास हो रही हैं स्टूडेंट्स, 2। ये देखें, एक ये वेव है और एक जनाब ये वेव है, टोटल 2 वेव्स पास हो रही हैं। तो अगर ये 2 वेव्स पास हो रही हैं तो नंबर ऑफ वेव्स में यहाँ n की जगह पे हम डालेंगे 2,
और टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट। आप कितना टाइम लिया है जी इन दोनों वेव्स ने पास होने के लिए एक पॉइंट पर। ये पॉइंट है ना आपका, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये एक पॉइंट से ये जा रही है उस पॉइंट को लेती हुई, तो ये 1 सेकंड लिया है। तो यहाँ पर ये होगा कि नीचे t की जगह 1 आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो जवाब आएगा 2। तो ये जो 2 होगा ना जनाब, ये फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ये 2 के साथ कोई यूनिट भी लगना चाहिए डेफिनेटली। कोई भी चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैं अगेन गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक्स से लेके बच्चों को चलता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें कि मैथ्स है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, कोई भी साइंस है, उसके अंदर जब भी कोई वैल्यू आप बताएंगे, कोई भी मिकदार बताएंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अकेडमी में भी कहता हूँ, उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा जी ये कैलकुलेटर है, ये जी इसके ऊपर आंसर बताएं, वो कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इसके ऊपर आंसर आ गया 5। मैं कहता हूँ व्हाट 5 क्या? अब वो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनकी वो आदत नहीं बनी होती स्कूल और किसी और या कॉलेज में या एकेडमी में। मैं फिर उसे कंफ्यूज करता हूँ, यार 5 क्या 5? वो बेचारा फिर कंफ्यूज हो जाता है, फिर देखता है, कहता है सर 5। अब उसके भी जहन में नहीं आ रहा था, यार ये 5 के आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, लीटर है, क्या है, सेकंड है या कोई और यूनिट है। तो मतलब उस चीज़ के आगे कोई वैल्यू जो है ना, उसके आगे कुछ लिखा भी तो होगा ना, वो उसका यूनिट है, और यूनिट में हर चीज़ होती है ना। जैसे देखें, अब ये फ्रिक्वेंसी में आप नंबर ऑफ वेव्स को जब डिवाइड करेंगे ना टाइम से यानी सेकंड से, जैसे कि यहाँ पे इन केस मेरे पास जो है ना, यहाँ पे 2 वेव्स रिपीट हुई हैं 1 सेकंड में, तो मैं यहाँ पे n की जगह 2 डालूंगा, टाइम की जगह ज़ाहिर है 1 डालूंगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ जाएगा। अब ये 2 क्या है? बात तो हाँ आ गई ना कि भाई फ्रीक्वेंसी तो निकल आई 2, लेकिन इस 2 का कोई यूनिट भी तो होना चाहिए, वो यूनिट है हर्ट्ज। ये देखें, तो इसका जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज है, कैपिटल H और स्मॉल z। और ये जो Hz है, ये इसका याद रखें कि डिराइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये याद रखें, जो इसका जवाब आएगा ना, मसलन इसका जवाब आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये इक्वल आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं 2 हर्ट्ज। तो ये जनाब कैपिटल H और स्मॉल z। डेफिनेटली आपको यहां तक समझ आ रही है जी कि ये क्या चीज़ है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में लेट सपोज 50 वेव्स रिपीट हो रही हैं और टाइम उसका है जी 4 सेकंड। लेकिन समझ गए 50 डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो वो जो भी जवाब होगा वो आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने, तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय आप टाइम करेंगे, वो टाइम आपका सेकंड्स में होगा। अगर वो मिनट्स में दिया होता है तो फिर आप उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह 1 या 2 स्पेशल लेक्चर्स और बनाऊँगा, जिसमें आपको मैं कन्वर्जन अगेन समझाऊँगा डिटेल के साथ कि आवर्स, मिनट, सेकंड्स का क्या रिलेशनशिप था। हम कर चुके हैं किलोमीटर, मीटर का, फिर इसी तरीके से ये सेकंड्स, मिनट्स, और ये किस तरह कन्वर्जन होती है, इंटर कन्वर्जन जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। चले जी, ये तो क्लियर हो गया। अब टाइम पीरियड देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड तो खैर बहुत आसान है जी, अभी हमने किया था कि ये वो टाइम है जो एक वेव लेती है, एक लहर लेती है कोई भी एक पॉइंट के ऊपर से वो पास करने में किसी मीडियम में। सिंपल है, यानी कि एक पॉइंट पे से जिस पे से वेव ने गुजरना है, कोई भी एक पॉइंट है, जैसे यही पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये यहाँ से पास किया और ये यूँ जा रही है, क्योंकि मैं इसी को एक्स समझ लेता हूँ, यहाँ से मैं एक वेव बना देता हूँ। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड वो टाइम है जो इस एक वेव ने लिया है, बाय अ वेव, यहाँ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एक वेव जो लेती है वो बहुत सारी वेव्स के लिए नहीं है, या प्लूरल के लिए नहीं है, वो टाइम है। बाकी फिर आपको पता है कोलेक्टिवली फिर जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें जब टाइम पीरियड निकालते हैं उसमें फिर बहुत सारी वेव्स होती हैं, फिर उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो ज़ाहिर है सेकंड है। ये साइंस के अंदर, फिज़िक्स के अंदर जो टाइम पीरियड है उसका यूनिट सेकंड होता है जी। फार्मूला इसका बहुत आसान है, फार्मूला ये कि टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट, जो भी है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, उल्टा हो जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है इसी से टाइम पीरियड निकल आता है। कैसे निकल आता है स्टूडेंट्स, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है और अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो आप 1/f कर देंगे तो आपका ये टाइम पीरियड निकल आएगा।
क्योंकि आप गौर से देखें तो यही फार्मूला उलट हो गया, n/t था तो t/n हो गया। तो आप t/n लिख दें या 1/f लिख दें तब भी काम चलेगा। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यानी कि 1/f, यह फ्रीक्वेंसी के लिए जी। ये देखें ये स्मॉल f है, याद रखिएगा कि स्मॉल f होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि कैपिटल F जो होता है फोर्स के लिए। तो ये भी फ़र्क का जहन में रखें। ये इंशाल्लाह ताला इस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा लेक्चर, जिसमें ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। तो 1/f जो है ना, ये सिंपली फार्मूला है। अब आप अगर यहाँ से इसी का टाइम पीरियड निकालना चाहें, 2 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैं आपको अभी ये समझा देता हूँ क्योंकि उलट है ना। जिस तरह देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने किया कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये निकल आया 2 हर्ट्ज़। इसी को उलट कर दें, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, तो आपके निकल आएगा टाइम पीरियड। और उसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है कि 1 डिवाइडेड बाय f है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। f मतलब फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी आई होगी। इस केस में 2 हर्ट्ज़ यानी 2 फ्रीक्वेंसी का जवाब आया था ना, उसका यूनिट हर्ट्ज़ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो जवाब आ जाएगा जी। मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर बता देता हूँ जी। देखें फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास 2 हर्ट्ज़, अगर इसका मैंने टाइम पीरियड निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय f होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय f का क्या है जी, जो वैल्यू है 2 हर्ट्ज़ है तो 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 0.5। तो इसका मतलब है कि हाफ सेकेंड, 0.5 सेकेंड। और डेफिनेटली अगर आप इधर आके देखें तो आपको समझ आ गई है, 1 सेकेंड में 2 वेव्स रिपीट हो रही हैं, तो उसका मतलब एक वेव आधे सेकेंड में रिपीट हो रही है। डेफिनेटली आपको समझ आ गई है। अगर आप इसी फार्मूले को उलट कर दें, मिसाल के तौर पर उस तरह भी करवा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम था, यहाँ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स करें। टाइम क्या जी 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स क्या है 2, तो ये वही जवाब आ रहा है। तो सेम फार्मूला है, इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यहाँ तक समझ आ गया है। और मैं यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर को तमाम करता हूँ, क्योंकि अगेन वही बात है कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएँ तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए समझना। कोशिश करें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को इन्वेस्टिगेट करें अगर आपके पास घर में ये स्लिंकी स्प्रिंग मौजूद हो, और इसमें जो रेयर फ्रैक्शंस हैं, इसके अंदर जो कंप्रेशंस हैं, उनको समझें। और साथ में ये है कि जो दीगर चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, ख़ासकर फ्रीक्वेंसी और ये जो आपको टाइम पीरियड, इसको भी समझें, इस पर भी काम करें। इसमें किसी किस्म का फिर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।